हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ेंगे सीन 2 एक्ट 1 सीन 2। और एक्ट 1 सीन 1 हमने देखा था एक डेजर्ट प्लेस में ये वो सीन हुआ था। और ये सीन का सेटअप कहाँ पे है? अ कैंप नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट में एक कैंप लगा हुआ है, जैसे कि कोई वार होता है तो कैंप लगा के वहाँ लोग रहते हैं ना। तो यहाँ पे कैंप का एक सीन है। तो क्या होता है, अलार्म विथ इन मतलब ढोल नगाड़े बजते हैं, ठीक है। और कुछ लोग इंटर होते हैं। कौन कौन इंटर होते हैं? इंटर डंकन, मैल्कम, डोनाल्ड, लेनॉक्स विथ अटेंडेंट्स मीटिंग अ ब्लीडिंग सर्जेंट। तो क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स इंटर होते हैं। क्या क्या होता है? डंकन आते हैं। डंकन कौन है? डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उसके बाद है मैल्कम, डोनाल्ड, और ये दोनों कौन है? ये डंकन के बेटे, सन ऑफ डंकन। ओके, डंकन राजा है स्कॉटलैंड के, उनके बेटे हैं मैल्कम और डोनाल्ड। उसके बाद जो लेनॉक्स है, वो हु इज़ लेनॉक्स? सो लेनॉक्स इज नोबल, ठीक है, नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अटेंडेंट्स के साथ आते हैं। और किससे मिलने आते हैं? एक ब्लीडिंग सर्जेंट से, ठीक है। व्हाट इज सर्जेंट? सर्जेंट इज अ हाई रैंक ऑफिसर, ठीक है। सेना में जो हाई रैंक ऑफिसर होता है उसको कहते हैं सर्जेंट। और वो खून से सना हुआ है, खून से लथपथ है, ओके यानी कि वो युद्ध के मैदान से आया हुआ सर्जेंट है। डंकन पूछते हैं, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? ही कैन रिपोर्ट एज सीन बाय स्प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट। वो कहते हैं ये कैसा कैसा ब्लडी मैन है, मतलब कैसा ये खून से लथपथ है, कैसा आदमी है, ठीक है। ब्लडी यहाँ पे मतलब है स्मियर्ड विद ब्लड, मतलब खून से लथपथ ये कैसा इंसान है यहाँ पे, ओके। वो कहते हैं कि ही कैन रिपोर्ट, ये हमें बता सकता है एज सीन्ड बाय हिज फ्लाइट, इसके कंडीशन को, इसके बुरे कंडीशन को देख के लग रहा है कि ये हमें क्या बता सकता है, क्या रिपोर्ट कर सकता है ऑफ द रिवोल्ट, जो रिवोल्ट चल रहा है यानी युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है उसके बारे में ये हमें बता सकता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलते हैं किंग डंकन। द न्यू स्टेट रिवोल्ट, द न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का क्या मतलब है? न्यू स्टेट का मतलब नया कंडीशन, जो आपका या लेटेस्ट कंडीशन, नॉट नया, लेटेस्ट कंडीशन। लेटेस्ट कंडीशन क्या है? वॉर का। ये हमें कौन बता सकता है? ये ब्लडी मैन यानी कि ब्लड से सना हुआ जो आदमी है ये हमें बता सकता है। तो मैल्कम जो कि सन है डंकन का, वो क्या बोलता है? दिस इज द सर्जेंट, बोलता है ये वो सर्जेंट है हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर, जो एक अच्छे और ब्रेव सोल्जर की तरह, हार्डी मीन्स ब्रेव, अच्छे और ब्रेव सोल्जर की तरह लड़ाई लड़ता है। फाउट अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, मतलब क्या होता है, युद्ध के मैदान में मैल्कम भी उतरा था लड़ाई लड़ने के लिए, ओके। और ऐसा कंडीशन आता है जब ये बंदी बनने वाला था, ठीक है, यानी कि जो दुश्मन है इसको आपके कैप्टिविटी में, तब मतलब क्या होता है? कब्जे। तो इसको अपने कब्जे में लेने वाले थे दुश्मन, लेकिन ये जो सर्जेंट है इसने ब्रेवली लड़ाई लड़ी और इसको जो है बचाया, ठीक है। इसको बंदी बनने से बचाया। किसको बचाया? मैल्कम को बचाया बंदी बनने से। तो इसलिए मैल्कम जो है इसके बारे में बोलते हैं कि ये गुड और ब्रेव सोल्जर है जिसने मुझे बचाया। हेल ब्रेव फ्रेंड, अब हेल मीन्स शाबाश, शाबाश अच्छे दोस्त, या शाबाश ब्रेव फ्रेंड, ठीक है, बहादुर दोस्त। से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, जो ब्रॉयल मीन्स जो फाइट चल रही है उसके बारे में किंग को बताओ, तुम्हें जो कुछ भी पता है, तुमने क्या देखा युद्ध के मैदान में। एज दाउ डिडिस्ट लीव इट, जब तक तुम वहाँ से नहीं बाहर निकले थे घायल होके, तब तक का रिपोर्ट तुम किंग को दो कि तुमने वहाँ पे क्या देखा, ओके। तो सर्जेंट क्या बताता है? डाउटफुल इट स्टूड, क्या डाउटफुल था, मतलब किसका जीत होगा किसका हार होगा ये कहना बहुत मुश्किल था, ठीक है, बहुत मुश्किल था। एज द टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट, अभी जो टू स्पेंट स्विमर्स हैं ये एक सिमिले यूज़ किया गया है यहाँ पे। देखो ये जो टू स्पेंट स्विमर्स है ये कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द वॉर।
जो लड़ाई में दो पक्ष थे, यानी कि एक जो स्कॉटलैंड की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे और एक कौन थे जो कि नॉर्वे की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों उस स्विमर्स की तरह लग रहे थे। ठीक है, स्पेंट का मतलब क्या होता है, थके हुए, जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, पूरी तरह से थक चुके थे, उन स्विमर्स की तरह लग रहे थे जो बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके थे। और क्या थे, और एक दूसरे को पकड़े हुए, क्लिंग करे हुए हैं, और दोनों थके हुए हैं स्विमर्स। ओके, और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। चोक देयर आर्ट मतलब ये जो है इतने थके होने के बावजूद भी जो है एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्विमर से डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। तो उसी तरह से युद्ध के मैदान में भी जो सोल्जर्स थे वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे लड़ाई से, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरे दम से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। ये यहाँ पे बताया गया है। ओके, द मर्सीलेस मैकडॉनवर्ड, तो यहाँ पे मैकडॉनवर्ड का इंट्रोडक्शन किया जाता है। वो बताया जाता है कि वो कितना मर्सीलेस है, मतलब रूड है, बिल्कुल भी किसी के प्रति दया नहीं है, क्रूएल है। ठीक है, और मैकडॉनवर्ड वर्दी टू बी अ रिबल। ठीक है, उस पे जो रिबल का जो टैग लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है, वर्दी है, वो रिबल ही है। ठीक है, वो कहता है कि रिबल का टैग उसके लिए बिल्कुल सही है। फॉर टू दैट मतलब होता है बिकॉज ऑफ दैट the multiplying villainies of nature do swam upon him from the western islands of Cairns and Galloglasses is supplied. वो कह रहा है कि इसका जो विकेट टेंडेंसीज है ना, वो मल्टीप्लाई कर रही है। मल्टीप्लाइंग विलेनीज मतलब होता है नेचुरल विकेट टेंडेंसीज, है ना। तो इसकी जो नेचुरल विकेट टेंडेंसीज है वो लगातार मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि फ्लाइज मल्टीप्लाई होती हैं जब आप कोई मीठी चीज़ रख दो या कोई गंदी चीज़ रख दो। यहाँ पे गंदा चीज़ ज़्यादा सूट करेगा बिकॉज इसका नेचर भी उसी तरह का है मैकडॉनवर्ड का। तो कह रहे हैं कि जैसे डर्ट को देख के फ्लाइज है ना, जगह जगह से फ्लाइज आके अट्रैक्ट होकर उधर आती है, उसी तरह से विकेट टेंडेंसीज है हमारे नेचर में, जितनी विकेट टेंडेंसीज है ना वो मैकडॉनवर्ड के प्रति अट्रैक्ट होके आ रही हैं। ओके, अट्रैक्ट होके आ रही है उसकी तरफ। जैसे कि क्या अट्रैक्ट होके, जैसे कि आप बताया जा रहा है कि उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न आइसलैंड एक जगह है, वहाँ से उसको क्या सपोर्ट मिला है, ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड। तो वेस्टर्न आइसलैंड से उसको सप्लाई किया जा रहा है कर्न्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सोल्जर एंड गैलो ग्लासेस ऑल्सो रिफर्स टू सोल्जर्स। पर अंतर क्या होता है, जो कर्न्स होते हैं ना वो पैदल होते हैं, मतलब उनके पास कोई घोड़े वगैरह नहीं होते हैं, वो पैदल सोल्जर्स होते हैं। और गैलो ग्लासेस जो होते हैं ये भी सोल्जर्स होते हैं, ये हैवी आर्म्ड सोल्जर्स होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, लाइट फूटेड या लाइट आर्म्ड सोल्जर्स होते हैं, और ये इनके पास किसी तरह के हाथी घोड़े नहीं होते। और गैलो ग्लासेस जो होते हैं ये हैवी आर्म सोल्जर्स होते हैं, और ये काफ़ी ब्रेव भी माने जाते हैं गैलो ग्लासेस। और इनके पास जो है ये घोड़े होते हैं, ये घोड़े पे सवारी करके लड़ाई लड़ते हैं। ओके, तो इसको ये जो है सपोर्ट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, मैकडॉनवर्ड को सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न आइसलैंड्स की तरफ से। ओके, एंड फॉर्च्यून ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग शोड लाइक अ रिबल्स वोर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। फॉर्च्यून यानी लक भी उसका फेवर कर रही है, किस तरीके से, एक वोर की तरफ। वोर क्या होती है, वोर होता है प्रॉस्टिट्यूट, वोर इज अ प्रॉस्टिट्यूट। तो प्रॉस्टिट्यूट जो होती है, ठीक है, जब वो मैन को प्लेजर देती है ना। अगर मैन ये समझ ले कि प्रॉस्टिट्यूट हमेशा उसके साथ रहेगी, कभी उसको धोखा नहीं देगी, तो ये मैन का ये रॉन्ग कंसेप्शन है। तो ये कह रहा है कि प्रॉस्टिट्यूट की तरह उसको सारे प्लेजर्स ये दे रही है ना। जैसे एक प्रॉस्टिट्यूट जो है प्लेजर्स देती है एक मैन को। ओके, तो उसी तरह से फॉर्च्यून को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। फॉर्च्यून इज पर्सोनिफाइड एज प्रॉस्टिट्यूट। तो उसको फेवर कर रही है ऑन हिज डैम्ड स्क्वारिंग, ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग, मतलब उसके साथ में खड़े होके फॉर्च्यून स्माइल कर रही है, ठीक है, उसके दुश्मनों पर, है ना। और उसको सर्विस दे रही है, वॉर की सर्विस दे रही है। बट ऑल दैट टू वीक, पर ये जो होता है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, ये सब बहुत वीक है, ठीक है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रॉस्टिट्यूट है,
वो सर्विस तो दे रही है, वो उसको प्लेजर दे रही है, बट उसका प्लेजर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो अगर मैन समझ रहा है कि वो ज़िंदगी भर उसका साथ देगी तो उसका मिसकंसेप्शन है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर ब्रेव मैकबथ बट ऑल्स टू वीक, पर ये सब बेकार है, ये सारा चीज़ बेकार है किसके आगे, फॉर ब्रेव मैकबथ। तो एक्ट 1 सीन 1 में हमने सिर्फ मैकबथ का नाम सुना था कि वो जो बियर्ड सिस्टर्स है वो मिलने जा रहे हैं मैकबथ से। यहाँ पे मैकबथ की ब्रेवरी के बारे में हम बहुत कुछ गाथा जो है सुनेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है फिर से मैकबथ का, बहुत ही अच्छे तरीके से मैकबथ को ब्रेव कह के बुलाया जाता है। कहते हैं कि फॉर ब्रेव मैकबथ वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। कहता है ये नाम उसके लिए बहुत अच्छा सुटेबल नाम हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में शो किया गया है। मैकडॉनल्ड उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सा नाम बिल्कुल सटीक है, वो कहते हैं रिबल का नाम सटीक है। और उसके जस्ट अपोजिट जो हमारे मैकबथ है उसके लिए क्या वर्दी है, कौन सा नाम वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है ब्रेव का नाम। ठीक है, वो ब्रेव है। तो जब तक मैकबथ नहीं उतरता है लड़ाई के मैदान में, ठीक है, तब तक वो फॉर्चून जो है इसका साथ दे रही थी मैकडॉनल्ड का। ठीक है, जैसे वो आता है सामने, डिसडेनिंग फॉर्चून पे वो फॉर्चून को पूरी तरह से स्कॉन करता, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, इग्नोर करता है ना, फॉर्चून को पूरी तरह से इग्नोर करता है। विथ हिज ब्रांडिस स्टील विच स्मोक विथ ब्लडी एक्सिक्यूशन। ब्रांडिस स्टील का मतलब होता है सोड। ठीक है, अपने तलवार। ठीक है, वो फॉर्चून का जैसे फॉर्चून जो है खड़े होके उसके साइड में दूसरों को देख के मुस्कुरा रही थी ना, तो इसने फॉर्चून को भी कुछ नहीं समझा कि लक वक कुछ नहीं इसके आगे। इसने क्या किया, जो लक उसको फेवर कर रहे थे उस पर उसको इग्नोर करते हुए अपने ब्रांडिश अपने सोड से लगातार जो है लोगों पे प्रहार करता चला गया, लगातार दुश्मन की आर्मी को एक्सिक्यूट करता चला गया, मारते चला गया। और उसकी जो ब्रांडिश स्टील्स थी ना, उसमें से ऐसा लग रहा था कि धुआं निकल रहा है। ठीक है, जो फ्रेश ब्लड उसमें लगा हुआ तो उसके सोड में ऐसा लग रहा था कि उसमें से धुआं निकल रहा है। वो वेपर्स क्या थे, दैट वेपर्स वेयर ऑफ द ब्लड, द फ्रेश ब्लड विच वॉज स्मेयर्ड ऑन हिज सोड। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइक वैलर्स मिनियन कार्व्ड आउट हिज पैसेज टिल ही फेड द स्लेव। और एक बहादुर सिपाही के तरह, ठीक है, एक बहादुर सिपाही के तरह वो अपना रास्ता बनाता हुआ जा रहा था आगे। कार्व्ड आउट हिज पैसेज मतलब होता है कि वो अपना रास्ता बनाता हुआ जा रहा था। एक पर एक जो उसके रास्ते में आ रहे थे उसको लगातार वो अपने सोर्ड से काटता हुआ चला जा रहा था, है ना, अपना रास्ता, जो भी उसका रास्ता रोक रहे थे उसको मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। ओके, टिल ही फेस द स्लेव, जब तक कि वो उसने इस स्लेव को नहीं फेस किया। तो स्लेव रिफर्स टू मैकडॉनल्ड। स्लेव किसके बारे में बोला जा रहा है, मैकडॉनल्ड के बारे में, जब तक कि वो मैकडॉनल्ड के सामने नहीं आता है। विच नेवर शूक हैंड्स नॉर बेड फेयरवेल टू हिम टिल ही अनसीम्ड हिम फ्रॉम नेव टू द चैप्स एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन द बैटलमेंट। तो क्या होता है, जैसे वो मैकडॉनल्ड के सामने आता है तो वो एक सेकंड का भी टाइम नहीं लेता है उसको उससे हाथ मिलाने के लिए या उसको फेयरवेल बोलने के लिए, यानी कि अपने दुश्मन को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता। इस लाइन का ये मतलब है, कोई भी देखो युद्ध के मैदान में हाथ तो नहीं मिलाएगा अपने दुश्मन से, ना उससे कोई वार्तालाप करने की कोशिश करेगा, लेकिन हाँ एक दूसरे को ऐसा हो सकता है कि जब कोई दुश्मन आपके सामने हो तो आप स्पॉन्टेनियस नहीं रिएक्ट करोगे तो दुश्मन को टाइम होगा, ठीक है, आप पे काउंटर रिएक्ट करने का। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मैकबेथ है ये बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं मैकडॉनल्ड को कि वो संभल सके। और देखते ही देखते उसने क्या किया, नेव का मतलब होता है नाभि, ठीक है, नाभि स्टोमक का वो पार्ट आपको पता होगा, नाभि, और चैप्स का मतलब होता है आपका जॉस, ठीक है, या चीक्स कह सकते हैं। तो उसने एकदम से जो है उसकी नाभि में सोड घुसाया, ठीक है, अपनी तलवार घुसाई और वहाँ से लेकर इसके जॉ तक पूरा काटता हुआ उसको निकल गया। यानी उसने उसी समय पे तुरंत ही मैकडॉनल्ड का खेल ख़त्म कर दिया, उसको मार डाला। और उसका जो हेड है ना,
वो जाके कैजल वॉल्स पे, बैटलमेंट्स मीन्स कैजल वॉल पे जाके टांग दिया। देखो पहले क्या था, होता था वॉर वगैरह में कि जो सोल्जर्स होते थे तब ब्रेवरी दिखाने के लिए जो अपने दुश्मन का सिर जो है कैजल वॉल्स पे टांग देते थे। तो इसने भी यही किया कि मैकडॉनल्ड का सिर जो है काट के कैजल वॉल पे टांग दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। डंकन जो है ये सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, वो शाबाशी देते हैं मैकबेथ को, कहते हैं ओ वैलियंट कज़न, वर्दी जेंटलमैन, वैलियंट मीन्स ब्रेव, ओ मेरे ब्रेव कज़न मैकबेथ, ओ तुम कितने वर्दी हो, तुम कितने लायक हो, तुम जेंटलमैन कहलाने के लायक हो। अब सर्जेंट आगे बताता है, एज वेन द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब सिचुएशन अच्छी होने लगती है, सन वेन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है ना, खराब समय के बाद या खराब वेदर के बाद, ओके, जब हमको सूरज की रोशनी दिखती है तो कितना अच्छा लगता है, कितना प्लेजेंट लगता है ना। वही चीज़ है कि जब सन उगने वाला था या सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा था, लग रहा था कि हाँ अब सब कुछ अच्छा समय आ गया है, अब सब कुछ जो है फेवरेबल होने वाला है, तभी क्या होता है कि स्टॉर्म्स आ जाते हैं। स्टॉर्म्स जो थंडर स्टॉर्म, ड्रेडफुल थंडर स्टॉर्म्स आ जाते हैं, वो थॉर्म्स जो शिप्स को ब्रेक कर देते हैं, शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। एंड शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है स्टार्ट होना या ऑरिजिनेट होना, ठीक है। तो जब सब चीज़ें सही लग रही थी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब चीज़ें सही लग रही थी, या जैसे कि जब सन आता है बहुत ही ख़राब वेदर के बाद, क्लाउडी वेदर है, ख़राब वेदर के बाद जो है लोग किसका इंतज़ार करते हैं कि भाई सन, सूरज की रोशनी दिख जाए। तो सूरज की रोशनी दिखने लगती है, तभी एक भयानक सा स्टॉर्म जो है अचानक से फिर से आ जाता है, ओके, भयानक सा वो स्टॉर्म जो कि शिप्स को तोड़ देता है, शिप्स को ब्रेक कर देता है, ओके। और ये कहाँ से ब्रेक होता है, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ब्रेक मीन्स होता है ऑरिजिनेट, याद रखिएगा, यहाँ तोड़ने के लिए नहीं यूज़ किया गया। कहाँ से थंडर्स, कहाँ से स्टॉर्म्स ब्रेक करते हैं, सो फ्रॉम द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से, इनका सोर्स है, स्प्रिंग इज द सोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग है सोर्स, यहाँ से ये थंडर्स और ये स्टॉर्म्स ऑरिजिनेट करते हैं। व्हेंस कंफर्ट सीम टू कम डिसकम्फर्ट स्वेल, तो इसी लाइन का मतलब यहाँ एक तरह से लिखा हुआ है कि जब चीज़ें अच्छी होने का लगता है कि चीज़ें अच्छी होने वाली है, तभी डिसकम्फर्ट आगे आ जाता है। यहाँ डिसकम्फर्ट जो है वो नॉर्वेजियन लॉर्ड और उसके आर्मी के लिए बोला जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क मतलब सुनो, मतलब सुनिए मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनिए, है ना, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ध्यान से मेरी बात सुनिए। नो सूनर जस्टिस हैड विथ वैलर आर्म्ड कंपेल्ड दिस स्किपिंग स्कन्स टू ट्रेस देयर हील्स, बट द नॉर्वेजियन लॉर्ड सर्विंग वेंटेज विथ furbished arms and new supplies of men began a fresh assault। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी मतलब जस्टिस हमको मिला ही था, नो सुनर जस्टिस हैड विद वैलर आर्म्ड, मतलब हमारे साथ अभी जस्टिस हुआ ही था, मतलब हम जीते ही थे बैटल को, हमें ऐसा लगा था कि हम जीत गए हैं बैटल को, है ना, कि हम अब बैटल को पूरी तरह से जीत गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने कंपेल्ड किया था, हमने जो है उनको फोर्स किया था, एक तरह से उनको जो है इस कंडीशन में हम ले आए थे हमारे दुश्मन की आर्मी को, ठीक है। स्किपिंग कर्न, स्किपिंग मतलब क्या होता है, स्किपिंग मीन्स होता है जो लाइट फुटेड, मैंने बताया था कर्न्स जो लाइट फुटेड होते हैं, जो कर्न्स जो दुश्मन की जो आर्मी के शोल्डर्स जो फुटेड रहते हैं, ठीक है, उनको हमने भागने में, ठीक है, उनको भगाने में हम बिल्कुल हो गए थे, कामयाब हो गए थे उनको भगाने में, ओके, एक तरह से कह सकते हैं हम उनको जो है भगाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए थे। लेकिन हम ये ज़्यादा देर तक इस विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि जो नॉर्वेजियन लॉर्ड है, क्योंकि नॉर्वेजियन लॉर्ड मतलब नॉर्वे का जो किंग है, वो इन सब चीज़ों का सर्वे कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटी खोज रहा था। सर्वेइंग वांटेज मीन्स वॉचिंग इज अपॉर्चुनिटी, वो अपनी अपॉर्चुनिटी खोज रहा था। विथ फर्बिश्ड आर्म एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, वो खोज जाते, जैसे कि कुछ भी युद्ध में उसके अगेंस्ट होने लगे तो वो फिर से जो है अपने न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, नई आर्मी और नई नई हर तरीके से नई चीज़ों के साथ वो तैयार था, ठीक है,
ओके, नए नए वॉर की नई नीतियों के साथ वो तैयार था पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि इस मौके का वो इंतज़ार ही कर रहा था। ओके, बिगैन ए फ्रेश असॉल्ट। नाउ डंकन कहते हैं डिसमेड नॉट दिस और कैप्टन मैकबेथ एंड बैंको, तो कहता है कि ये जो चीज़ें हुई, ठीक है, क्या इससे मैकबेथ और बैंको जो है डर गए या डिस्करेज हो गए, क्या हुआ? हमारे जो जनरल्स हैं वो इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो खुश होंगे कि भैया कि वो तो उन्होंने मैकडॉनल्ड को मार गिराया और दुश्मन की आर्मी को भागने पे जो मजबूर कर दिया। तो जब इनको पता चला कि फिर से जो है नई फ्रेश आर्मीज आ रही हैं अपने नए नए तलवारों के साथ, ठीक है, फिर से बैटल फील्ड में नॉर्वेजियन लॉर्ड की आर्मी आने वाली, तो क्या वो इससे घबरा गए? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? तो ये पूछा किसने? डंकन ने पूछा। आगे देखते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी और आप ज़्यादा एक ही वीडियो में समझोगे तो आपको बोरिंग भी लगेगा। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, एक्ट 1 सीन 2 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और अगर ये पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप स्टडिंग वेल।